जी अस्सलाम वालेकुम। देश और परदेश से के तमाम देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले दोस्तों को प्यार भरा सलाम। मैं हूं अदील एहसान और आज की इस वीडियो में आपकी तरफ से मेरे यूट्यूब के पेज देश और परदेश से पर जो रीसेंट कमेंट्स किए गए हैं उनका जवाब देने जा रहा हूं। और सबसे पहले यहाँ पे जो कमेंट है वो है जी हमीद खान साहब का। वो जज़ाकल्लाह खैर लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच सर। और इसके बाद है साउथ कोरिया लाइन की तरफ से ये लिख रहे हैं जी हाउ टू रिमूव नेम SIS। तो सर आपने SIS वाली वीडियो पर ही कमेंट किया है, तो इसमें हमने सारा तरीका बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया है। और इसमें लिस्बन में सल्दानिया में जो ऑफिस है उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल्स वगैरह सब कुछ मौजूद है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को गौर से देखें और समझने की कोशिश करें। और आप उनसे एप्लीकेशन लेके ही ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं SIS में अगर आपका नाम मौजूद है। और इसके बाद अगला मैसेज है जी मोहित वर्मा साहब का। और ये लिख रहे हैं भाई कैसे हो आप, मेरी वाइफ को असाइलम मिला है पुर्तगाल में। उसका कार्ड आया है असाइलम का जो वैलिड है 6 मंथ्स के लिए, और उसमें लिखा है कि डिसीजन पेंडिंग है। वो भी पुर्तगाल में काम कर रही हैं, वो टैक्स भी दे रही हैं। तो 6 मंथ्स बाद TRC मिल जाएगी और फाइल लॉक कब कर सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं आप इस बारे में। आई वेट फॉर योर रिप्लाई, थैंक यू। तो मोहित वर्मा साहब अगर उनकी फाइल लॉक है और उनका टैक्स जा रहा है उस काम की वजह से, जो भी वो जॉब कर रही हैं, तो इंशाल्लाह जैसे ही उन्हें ईमेल आएगी, उनकी बायोमेट्रिक्स की अपॉइंटमेंट होगी, तो उसके बाद उन्हें रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा। जहाँ तक बात है असाइलम की, तो मैं तो सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि आपको असाइलम में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप 100% एलिजिबल भी हों असाइलम अप्लाई करने के लिए, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। जब आर्टिकल 88 और आर्टिकल 89 में आप फाइल लॉक करके बड़ी आसानी से पेपर ले सकते हैं। तो बहरहाल इंशाल्लाह जब उनकी ईमेल आएगी तो उसके बाद वो अपना रेजिडेंस कार्ड 88 या 89 में भी ले लेंगी। इसके बाद है जी कमाल इंदर गौर। इन्होंने लिखा जी जो लोग यूक्रेन से आए हैं उनको ईमेल आएगी नहीं, लाइक आई हैव इंडियन पासपोर्ट। तो कमाल इंदर गौर जी आपने कोई डिटेल नहीं लिखी कि आपने फाइल लॉक की हुई है या आप जो यूक्रेनिया वालों को प्रोटेक्शन लेटर मिलता है कोई उसकी बात कर रहे हैं। अगर तो आप ईमेल की बात कर रहे हैं, उससे लगता तो ये है शायद कि आपने फाइल लॉक की है। तो बिल्कुल अगर आपने फाइल लॉक की है तो आपको ईमेल आएगी उस चीज़ की। बाकी अगर आप तफसील में कुछ लिख देते तो मैं उसका मज़ीद तफसील में जवाब दे देता। इसके बाद आदिल साहब हैं जी। आदिल साहब लिख रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हम किसी और कंट्री में रह के फाइल लॉक करवा सकते हैं पुर्तगाल में? आदिल साहब नहीं, ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है। अगर आप ये ऐसा एक्ट करेंगे तो ये इलीगल कंसिडर होगा और जिसकी वजह से आप मुश्किल में भी आ सकते हैं। और इसके बाद आगे लिखा हुआ है जी मैं अगस्त में कतर जा रहा हूँ, वर्क पे 2 ईयर्स वर्क किया वहाँ, क्या वहाँ रह के मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं? काइंडली गाइड कर दें अगर हो सके तो, मेहरबानी होगी आपकी, क्योंकि मेरा ख्वाब आगे पुर्तगाल जाने का है और मैं चाहता हूँ जैसे मेरा 2 ईयर का वर्क ख़त्म हो तो मैं पुर्तगाल चला जाऊँ। अगर उससे पहले भी मेरा बन जाता है तो कतर लीव करके पुर्तगाल चला जाऊँगा। तो आदिल साहब ने ये कमेंट किया था जॉब सीकर वीज़ा की जो वीडियो है उसके नीचे। तो आदिल साहब आप बिल्कुल जॉब सीकर वीज़ा लेके पुर्तगाल जा सकते हैं। आप शेंगन वीज़ा लेकर भी पुर्तगाल जा सकते हैं। जहाँ तक जॉब सीकर की अपॉइंटमेंट की बात है तो मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इस वक्त तकरीबन सारी दुनिया में ही मज़ीद अभी अपॉइंटमेंट्स नहीं दी जा रही जॉब सीकर वीज़ा की। तो अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी और अगर आप एलिजिबल हुए तो बिल्कुल आप कतर से डायरेक्टली जा सकते हैं अगर आपको वीज़ा मिल गया तो। और इसके बाद यूज़र BQ7 है, इनका कॉमेंट है जी सर जी आपका व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है अगर मुनासिब लगे आपको। सर जी बिल्कुल मुनासिब है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। लेकिन व्हाट्सएप पे भी आपने यही पूछना है जो आप यहाँ पे कमेंट करके भी पूछ सकते थे। तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट में या थ्रू ईमेल जो भी आपका क्वेश्चन हो आप पूछ लिया करें। मैं पूरी डिटेल के साथ कोशिश करता हूँ आपको जवाब देने की। तो आपने अगर सवाल लिखा होता तो सर मैं आपको अभी जवाब दे देता उस चीज़ का। आगे हैं जी
लिटिल बर्डी, इन्होंने लिखा नीड टू कंप्लेंट अगेंस्ट दिस एम्बेसी, वेरी इनकॉम्पिटेंट पीपल इन द एम्बेसी। तो ये शायद पुर्तगाली एम्बेसी से ज़्यादा खुश नहीं है लिटिल बर्डी। तो देखें, आप बिल्कुल कंप्लेंट कर सकते हैं किसी भी एम्बेसी की, दुनिया की कोई भी एम्बेसी है तो उसकी जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है उनको आप कंप्लेंट लिख सकते हैं। मुझे ये नहीं पता कि आपका इशू क्या है जो आपने लिखा है इनकम्पिटेंट पीपल। तो बहरहाल कंप्लेंट की जा सकती है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर को। इसके बाद नाइस इन्फॉर्मेशन सर, थैंक यू वही साहब, थैंक यू सो मच सर। मोहम्मद रुमान लिख रहे हैं जी, मुझे भी कल ईमेल आई है जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई करने को, यूएई में तो अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रही, क्या सलूशन हो सकता है? तो ये भी जॉब सीकर वीज़ा की वीडियो पर इनका कमेंट आया। तो रुमान साहब, ये जो ईमेल की आप बात कर रहे हैं तो ये सिस्टम जनरेटेड ईमेल है, ये ऑटोमेटिकली तकरीबन सबको आ रही हैं। मैंने भी IEFP का जो फॉर्म था वो फिल किया था और मुझे भी कल उसकी तरफ से ईमेल आई है। तो इस ईमेल को ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एम्बेसी से आगे अपॉइंटमेंट्स वगैरह नहीं मिल रही। तो ये सिस्टम ने एक आपको वैसे ही रिमाइंडर भेजा है कि आपने यहाँ पे जॉब सर्च वीज़ा को लेके फॉर्म वगैरह फिल किया था, तो अगला जो प्रोसेस है उसके बारे में गाइड किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एम्बेसी इसमें अभी अपॉइंटमेंट्स नहीं दे रही। तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है जो भी आपकी नियरेस्ट एम्बेसी, अगर आप दुबई में हैं, जहाँ पे भी हैं आप, तो उससे आप कनेक्ट रहें। जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको उन्हीं से मिलेगी। इसके बाद हैं जी NHMA, तो इन्होंने लिखा जी, सर फैमिली के साथ पुर्तगाल आए तो आप हेल्प कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन में लाहौर में आपसे मुलाकात हो चुकी है। तो NHM साहब, देखें, मैं सर ये जो वीडियोस बनाता हूँ यहाँ पे यूट्यूब पे, इसके अलावा जो फेसबुक का ग्रुप है पाकिस्तानीज इन पोर्चुगल, तो जहाँ पे अब इस टाइम मोर देन 84,000 मेंबर जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपकी हेल्प करने के लिए ही की गई हैं। और आप फैमिली के साथ आते हैं, इसी यूट्यूब के पेज पे आपको गाइड किया हुआ है कि फैमिली के साथ आएंगे तो क्या क्या मामला आगे आपके साथ हो सकते हैं। तो इन वीडियोस को अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी भी मज़ीद मदद की ज़रूरत होगी, क्योंकि इनमें सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि आपने इमिग्रेशन कैसे लेनी है और इसके अलावा आपके एक्सपेंसेस क्या होंगे, आप बच्चों का एडमिशन कैसे करवा सकते हैं, आप रेजिडेंस कार्ड कैसे ले सकते हैं। तो A to Z सारी इन्फॉर्मेशन दी है। इसके अलावा फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे ग्रुप पाकिस्तानीज इन पुर्तगाल में वहाँ पर ग्रुप में पोस्ट लिखें। अगर मैं नहीं जवाब देता तो वहाँ पे हमारे दूसरे रिस्पेक्टेड एडमिन जो हैं, शिराज भाई, वो आपको जवाब दे सकते हैं, वकार अजीम साहब दे सकते हैं, शबाज साहब दे सकते हैं, फुरकान साहब दे सकते हैं, और इसके अलावा हमारे मॉडरेटर्स की टीम है, और इतने ज़्यादा जो बाकी मेंबर्स हैं, 84,000 मेंबर्स हैं, तो कोई ना कोई आपको ज़रूर जवाब देगा जिस भी इशू के रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। और फायज़ा ताहिर ने कमेंट किया जी, वेयर कैन आई फाइंड द ईमेल। तो ये मेरा ख्याल आपने मेरी ईमेल पूछने की कोशिश की है फ़ायज़ा। तो मेरी दो ईमेल हैं, एक तो है immigration2portugal@gmail.com और इसके अलावा दूसरी ईमेल है देश और प्रदेश से @gmail.com। तो आप किसी पे भी ईमेल कर सकती हैं। और इसके बाद यूज़र सी के, इन्होंने भी ईमेल की बात की है, तो ये मैं ईमेल मैंने सर अभी बता दिया आपको। आगे हैं जी उस्मान लवर साहब 8398, और ये कह रहे हैं जी, आई गॉट 2 किड्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका अंडर 18, सो व्हाट प्रोसेस कैन इफ आई केम देयर, व्हाट प्रोसेस TRC विद माय किड्स एंड फैमिली। महमूद अख्तर। तो महमूद अख्तर साहब जो अंडर 18 हैं वो स्कूल में एडमिशन की बेस पे आर्टिकल 92 में डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। आप जो हैं फाइल लॉक करके ले सकते हैं, या आपके बच्चों को अगर पहले रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है तो आप आर्टिकल 122 में अपने बच्चों की बेस पे पहले रेजिडेंस कार्ड उनकी वजह से आप भी ले सकते हैं। और इसके अलावा प्रोसेस तो सर यहाँ पे आप पुर्तगाल का पहला रेजिडेंस कार्ड लेने का तरीका, उस पर लाइव वीडियोस में ये वीडियो मौजूद है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आप देख लें, तो आपका ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है जी क्लीन एंड क्लीन 140। इस्लाम ब्रदर, मेरे पास इटालियन PR है 10 ईयर्स, जो कि किसी भी यूरोप मुल्क में चेंज हो सकता है, लेकिन आप मुझे टिप्स दें
कि किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है पुर्तगाल में चेंज करने के लिए। थैंक यू। तो क्लीन एंड क्लीन जी, आप आर्टिकल 116 में अपना अगर तो आपके रेजिडेंस कार्ड पे परमानेंट रेजिडेंस कार्ड लिखा हुआ है तो आप पुर्तगाल में चेंज कर सकते हैं। और चीज़ें आपको सर पहले निफ नंबर बनवाना पड़ेगा, उसके बाद सोशल सिक्योरिटी नंबर, और इसके अलावा आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए होगा। और चौथी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप कर क्या रहे हैं। या तो आप किसी के पास जॉब कर रहे हैं, और या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आप एक्टिविटी ओपन करके भी आगे अपनी जो वर्किंग एक्टिविटी है वो दिखा सकते हैं कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं। और अगर आप किसी के पास जॉब कर रहे हैं तो आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट और उससे मिलने वाली जो हैं सैलरी स्लिप्स वो होंगी। और अगर आपकी ज़ाती एक्टिविटी है तो फिर आपकी रसीबो वर्द जिसे ग्रीन रिसिप्ट्स कहा जाता है तो वो आपके पास होनी चाहिए। तो इस बेस पे आप अपना रेजिडेंस कार्ड पुर्तगाल में चेंज कर सकते हैं। इस पे भी वीडियो मौजूद है वीडियोस के सेक्शन में। आगे हैं जी मजहर भट्टी साहब, ये लिखते हैं हाउ फैमिली ऑफ 5 अप्लाई पुर्तगाल वीज़ा ऑल अडल्ट्स। तो मजहर भट्टी साहब, वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। आप विजिट वीज़ा कर रहे हैं, बिजनेस वीज़ा कर रहे हैं, या कोई फैमिली वीज़ा है, तो उसकी बेस पे आप हाउ का मतलब अब मुझे नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या है। मेनली ये होता है कि आपने एम्बेसी को ईमेल करके अपॉइंटमेंट लेना होती है। और उसके अलावा इम्पोर्टेंट होता है कि जिस भी वीज़ा कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस वीज़ा कैटेगरी की आपने चेक लिस्ट देखनी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और जब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी तो फिर आपने ये डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन करनी है। जिस भी एम्बेसी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो चेक लिस्ट को गौर से पढ़ लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। और इसके बाद है जी जानी खुवार, इन्होंने लिखा जी एक्सीलेंट। और इसके बाद डेल्टा अहमद, नेक्स्ट सेमिनार कब है सर। तो ये जो मैंने सेमिनार किए हैं जी अहमद साहब, ये सारे पाकिस्तान का जो रीसेंट विजिट था तो इसमें मैंने फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और वहाँ पे जाके, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि जी मैंने आपसे मिलना है, तो पाकिस्तान भी गया था तो ऐसे ही था। तो ये मैंने अपनी तरफ से एक गेट टुगेदर रखी थी कि सब दोस्तों से मुलाकात हो जाएगी जो भी मुझसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन इन्होंने एक सेमिनार का रूप धार लिया, और फिर इस पे जनाब पहले फैसलाबाद, फिर लाहौर, और उसके बाद इस्लामाबाद, और आखिर में कराची में ये सेमिनार किए हैं। अगले इंशाल्लाह तब ही होंगे जब भी मैं पाकिस्तान गया, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इस एफर्ट को जो है कंटिन्यू रखा जाए। मेनली सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट जो है इन सभी सेमिनार्स में ये सबको बताया, स्पेशली नौजवानों को, कि खुदारा डंकी का रास्ता ना अपनाइए, क्योंकि डंकी का रास्ता जो है ये मौत का रास्ता है और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। जब आप एक काम लीगल कर सकते हैं तो आपको कोई भी इलीगल रास्ता अपनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सभी सेमिनार में मेन ये मैसेज था। और बाकी ये सर जितनी भी मेरी इंफॉर्मेशन जो दी जाती है ये 100% लीगल नहीं होती। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस, फैमिली का ज़ाती एक्सपीरियंस, दोस्तों का ज़ाती एक्सपीरियंस, और उसके अलावा हमारे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं पाकिस्तानी जिन पुर्तगाल के, तो वहाँ पे हर आए रोज़ लोग जो हैं वो अपडेट करते रहते हैं। तो ये जो भी मैं आपको बताता हूँ ये 100% लीगल एडवाइस नहीं होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठा के बिल्कुल फ्री में अपने काम करते हैं, और रेजिडेंस कार्ड भी ले रहे हैं और वीज़े भी ले रहे हैं। तो हम सिर्फ उन्हें रास्ता दिखाते हैं कि ये रास्ता अगर आप अपना लें। इसके बाद है जी यूज़र एच, इनका कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम, आई एम वर्किंग इन दुबई लास्ट 5 years, आई वांट टू अप्लाई TRC पुर्तगाल, आई डोंट नो हाउ आई कैन अप्लाई पुर्तगाल वीज़ा, व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ वीज़ा, बैंक स्टेटमेंट नथिंग आइडिया, आई हम्बली रिक्वेस्ट कैन यू शेयर सम इन्फॉर्मेशन इन डिटेल्स प्लीज़, थैंक्स, अल्लाह ब्लेस यू फॉर ऑल। तो यूज़र HH जी, आपके दुबई से ही फरहान साहब थे मेरे साथ लाइव। उन्होंने वीडियो हमने एक बनाई थी कि शेंगन वीज़ा कैसे लिया जा सकता है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो UAE में मौजूद हैं। तो इसमें ईच एंड एवरीथिंग हमने एक्सप्लेन किया। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप प्लीज़ वो वीडियो देख लें, और ये वीडियो आपको इसी पेज देश और प्रदेश से जो यूट्यूब का पेज है उसकी लाइव वीडियोस के सेक्शन में आपको मिलेगी। तो आप वो देखेंगे तो आपको ये सब समझ आ जाएगी जो आप कह रहे हैं कि मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है किसी भी चीज़ का। इसके बाद अगला कमेंट है जी ताहिर महमूद साहब का, वो लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम सर,
हाउ आर यू सर, मेरी कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो क्या मैं यूरोप का वीज़ा हासिल कर सकता हूँ? देखें ताहिर महमूद साहब, मेरी भी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी जब मैंने पहला यूके का वीज़ा लिया था। लेकिन मेरे पास डॉक्यूमेंट्स इतने थे कि मैं अपने जो विज़िट को जस्टिफाई कर सकता था। मेरे पास स्पॉन्सरशिप लेटर भी था, मेरे पास स्पॉन्सरशिप लेटर भेजने वाले के सारे डॉक्यूमेंट्स थे और प्लस मेरी साइड से भी सारे डॉक्यूमेंट्स थे। मेन इसमें ये होता है कि वीज़ा ऑफिसर को आपकी किसी भी दूसरे कंट्री जो आप ट्रैवल करते हैं तो आपकी जो इंटेंशंस हैं वो ट्रू लगनी चाहिए कि आप ये वाकई इस पर्पस के लिए जा रहे हैं, वो चाहे फिर सैर है, बिजनेस है या कुछ और है। तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए ये साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि जी आप ये विज़िट पर जा रहे हैं और आप जो बता रहे हैं उस पर 100% आप अमल करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे, तो बिल्कुल ट्रैवल हिस्ट्री हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आपको वीज़ा मिल सकता है। इसके बाद कमेंट है जी टॉप कार्स मॉडिफिकेशंस का, इन्होंने लिखा जी भाई प्लीज़ मुझे अपना नंबर सेंड करना। तो सर आप मुझसे क्वेश्चन पूछें तो ये सारी वीडियोस अगर तो आपने कोई भी देखी है तो उसमें हमेशा यही मैसेज होता है कि आप मुझसे सवाल करें तो मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। नंबर लेके भी आपने सवाल करना है तो यहाँ पे ही आप लिख दिया करें। और इसके बाद है जी महमूद हुसैन साहब, ये करें अस्सलाम वालेकुम, D2 बिजनेस वीज़ा लेने का क्या तरीका है, प्लीज़ गाइड करें, कराची में आप कब आएंगे? तो महमूद हुसैन साहब आप काफ़ी लेट हो चुके हैं, मैं तो कराची से होकर अब वापस आ चुका हूं। और दूसरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब के पेज देश और परदेश से पर लाइव वीडियोस में जाएं और लाइव वीडियोस में आपको D2 ये जो वीज़ा है इसके बारे में मुकम्मल डिटेल्ड वीडियो मिलेगी। तो आप